हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। और आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अब तो भाई 2 महीने भी नहीं रह गए। तो तैयारी कैसी चल रही है एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। अगर किसी को कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो भी अपना लिख दो कि अगर कोई हेल्प चाहिए, कोई स्पेसिफिक लेक्चर आपको चाहिए, ठीक है, तो उसके बारे में भी लिख दो, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और आज हम कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो हम कर लेंगे। आई होप आपने पूरा चैप्टर आपने देख लिया है, रिवाइज़ कर लिया है। कल की वीडियो में भी मैंने बोला था कि आप रिवाइज़ कर लेना थ्योरी सारी। देखो, थ्योरी आती होगी तो क्वेश्चंस इजी से होंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दो। चलो भाई, स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? व्हाई डज ए कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट? तो ये आपकी मैग्नेटिक नीडल है। ठीक है, जब आप इसको एक बार मैग्नेट के पास लेके आते हो तो इसमें डिफ्लेक्शन होती है। ये ना डिफ्लेक्ट कर जाती है। हो सकता है ये इस पोजीशन में आ जाए। तो ऐसा क्यों हुआ? तो देखो, जो मैग्नेटिक नीडल है वो भी तो एक मैग्नेट ही होता है। इसके अंदर भी तो क्या होता है? एक मैग्नेट होता है। मैग्नेट के ऊपर ये नीडल है। तो जब बार मैग्नेट होगा तो बार मैग्नेट की क्या होगी? अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। बार मैग्नेट की क्या होगी? एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में आप या तो किसी मैग्नेट को रख दो या किसी मूविंग चार्ज को रख दो, तो उसके ऊपर क्या लगता है? एक फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। उस फोर्स के कारण क्या हुई है? ये नीडल डिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, उस फोर्स के कारण ये नीडल डिफ्लेक्ट हुई है। तो क्वेश्चन समझ आ गया? तो ये इसका आंसर भी है। आंसर मैं लिख के लेके आया हूँ। ठीक है, तो आपको जब ये पीडीएफ आप डाउनलोड करो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। कंपास निडल इज अ स्मॉल मैग्नेट इन, अपने आप में ही क्या है? ये एक मैग्नेट है। व्हेन अ कंपास निडल इज बोट क्लोज टू अ बार मैग्नेट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ कंपास निडल इंटरेक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अ बार मैग्नेट विच कॉजेज द कंपास निडल टू डिफ्लेक्ट। अब देखो, ये कह रहे हैं कि इनकी भी इसकी भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। इन दोनों में क्या लगता है? फोर्सेस के कारण ही क्या होती है? बार मैग्नेट की निडल डिफ्लेक्ट होती है। तो बेसिकली ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी पिछले क्वेश्चन में हमने की भी है ना? तो देखो, जो भी बार मैग्नेट होता है उसके अराउंड कैसी मैग्नेटिक फील्ड होती है? कर्व पाथ में होती है, नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती है, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। मैग्नेट के अंदर कैसी होगी? ये साउथ से नॉर्थ होगी। चलो भाई, हम भी ड्रॉ कर लेते हैं ये ऐसे। और ये क्लोज्ड कर्व्स होती हैं, क्लोज्ड लूप फॉर्म करती हैं। नॉर्थ से जाएंगी, साउथ में ये एंटर करेंगी। अंदर इनकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है बार मैग्नेट की। ठीक है, तो ये रही हमारी मैग्नेटिक फील्ड। 2 से 3 लाइन आप बना के दिखा सकते हो। लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये मैग्नेटिक लाइन अभी देखो क्लोज कर्व्स होती हैं, अंदर स्ट्रेट लाइन में जाती हैं। दो मैग्नेटिक फील्ड कभी भी क्रॉस नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, है ना, ये सब चीज़ें। तो ये रहा आपका सेकंड का आंसर कि ये तो इमेजिनरी लाइंस होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। आउटसाइड द मैग्नेट दे रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। बाहर, मैग्नेट के बाहर इनकी डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ से साउथ होती है। इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, तो ये चारों के चारों पॉइंट आपके क्लियर हैं। थ्योरी में भी आपको ये बड़े अच्छे से क्लियर करवाए थे कि इनकी इमेजिनरी लाइंस होती हैं। किस लिए ड्रॉ की जाती हैं? ताकि हम वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी कर सकें। ठीक है, उसके कारण जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको बता सकें कि फोर्सेस कैसे लग रहे हैं। तो 2 क्वेश्चन हो गए हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? वाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोर्सेज, लाइन ऑफ फोर्सेज इंटरसेक्ट ईच अदर। अब ये कह रहे हैं कि ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। तो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती भाई? हैं, इसका आंसर आप दे सकते हैं ना? तो इंटरसेक्ट, ये अगर दो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी 2 डायरेक्शन। येलो वाले के अकॉर्डिंग डायरेक्शन इधर है और रेड वाले के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही हमारी। तो यहाँ पे जब हम कंपास निडल रखेंगे
तो ये किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि सेम पॉइंट पे दो डायरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। तो ये थ्योरी में हमने बड़े अच्छे से कवर किया था। इफ़ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड शो टू डिफरेंट डायरेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती, है ना। अब ये इसलिए ऐसा क्यों बनाया है, आपको पता है कि कहीं किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, उस कर्व पे क्या बना दो, टेंजेंट बना दो। टेंजेंट से हमें क्या मिलती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है। ठीक है बच्चे, तो अभी तक 2 क्वेश्चन मतलब 3-4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। किसी को थ्योरी में कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ, और जो आपने लेक्चर्स पिछले देखे हैं 5 लेक्चर में जो है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है, ठीक है, वो करने के बाद अगर इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने में कहीं आपको दिक्कत आ रही है तो वो भी बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल। मीन्स आपकी कॉपी में ना आप एक ऐसा कार्डबोर्ड बना लो, ठीक है, ऐसा एक कार्डबोर्ड है और उसके अंदर से मतलब क्या है, सर्कुलर लूप ये इसके अंदर से पास करा हुआ है। तो इस सर्कुलर लूप के कारण कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। बेसिकली डायग्राम देख लो, ये रहा डायग्राम कि ये आपका टेबल और टेबल में ये है आपका लूप, जो मैं रेड कर रहा हूँ वो है आपका लूप, और उसमें से करंट पास कराया जा रहा है। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ठीक है, तो ये नेगेटिव साइड और ये पॉजिटिव साइड है। करंट ऐसे फ्लो करेगा, करंट की डायरेक्शन ये रहेगी हमारी। तो पहली चीज़ अब हमें क्या बतानी है, करंट क्लॉकवाइज चल रहा है, लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज, अप्लाई द राइट हैंड रूल। अच्छा, ये इन्होंने अपने आप ही बता दिया। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कौन सा रूल लगाना था, राइट हैंड रूल लगाना था, वो इन्होंने क्वेश्चन में ही बता दिया। ठीक है, जो मैं आपसे पूछने वाला था कि यहाँ पे हम कौन सा रूल लगाएंगे, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में या लूप में अगर आपको करंट की डायरेक्शन पता है तो आप अपने थंब को पॉइंट करो डायरेक्शन की तरफ, टुवर्ड्स आई, और जो फिंगर्स होंगी वो किसकी डायरेक्शन देंगी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो अगर इस हिसाब से मैं कहीं पे भी रखूं तो यहाँ पे, ठीक है, ये बाहर की तरफ आएगा, यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी, यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, अंदर होगी। लूप के इनसाइड द लूप, अगर ये ऐसा लूप है तो यहाँ पे मेरी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जाएंगी और यहाँ से बाहर आएंगी। ठीक है, तो ये आपके सामने इसका आंसर। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल लगाओ और डायरेक्शन को निकाल लो। अगर कहीं पे भी बस ध्यान रखो, अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा के रख लो, डायरेक्शन अगर मैग्नेटिक फील्ड की निकालनी है, करंट दिया हुआ है तो राइट हैंड रूल लगाएंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है इसका, द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन इज द गिवन इन द यूनिफॉर्म ड्राइड टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन को आपको ड्रॉ करना है। तो बेसिकली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, ठीक है, कभी भी अगर आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, क्या होंगी वो, पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन से आप रिप्रेजेंट करते हो। इक्वी डिस्टेंस रहनी चाहिए भाई। ठीक है, दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखना, ये इक्वी डिस्टेंट होती हैं, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस भी क्या रहता है, ये सेम रहता है। ठीक है, तो दिखाने के लिए आपको ये रही, सोलेनॉइड की बना सकते हो, उसके अंदर जो होती हैं वो भी यूनिफॉर्म ही होती हैं। सोलेनॉइड में अंदर की तरफ जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो भी कैसी होती हैं, हर पॉइंट पे सेम होती हैं, यूनिफॉर्म होती हैं। तो इन्होंने यहाँ पे सोलेनॉइड से दिखाया हुआ है। क्लियर है बच्चे? तो मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपकी थ्योरी रिवाइज है तो आप इस सॉल्यूशन को लगाओ और आपको करने में भी मज़ा आएगा, पिछले अगर आपने 5 लेक्चर देखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड। भैया सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है,
अभी हमने बात की है कि सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का मतलब सेम एट ऑल द पॉइंट्स, तो ज़ीरो नहीं, डिक्रीज एज वी मूव टूवर्ड इट्स एंड, नो नो, यस, सेम एट ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ आपके लिए लिखा हुआ है, इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स, वही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोटॉन कैन चेंज व्हेन इट मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव एंटिटी। चलो यहाँ से मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। अब देखो, ये पॉजिटिव एंटिटी है, अब इसके किस चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा, मास पे, स्पीड पे, वेलोसिटी पे, मोमेंटम पे। मास पे तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है, इसको तो भूल जाओ। अगर इसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चला रहे हो, तो पहली बात, कभी भी कोई भी चीज़ चेंज होगी तो किसके कारण चेंज होगी, उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, ठीक है ना। फोर्स ही आपकी क्या करता है, स्पीड को चेंज कर सकता है भैया, वेलोसिटी चेंज कर सकता है, ठीक है, आपकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो मतलब इस पर कहीं ना कहीं फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड हमने बना दी इस डायरेक्शन में, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड मेरे को पता है, फोर्स मुझे बताना है, तो मुझे एक और क्वांटिटी चाहिए होती है जिसका नाम क्या होता है, करंट। ठीक है, जिसका नाम क्या होता है बेटा, करंट। मुझे करंट की डायरेक्शन तो यहाँ पे कहीं दी नहीं हुई, तो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज जिस साइड मूव करता है, करंट की भी डायरेक्शन वही होती है। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है, मींस अगर इस प्रोटॉन को हम मैग्नेटिक फील्ड में इधर मूव करा दें, ठीक है, इधर नहीं, हम इसको मूव कराएंगे ऐसे, उसका रीज़न अभी आपको पता चल जाएगा उधर से मैंने क्यों हटाया, और जिसको पता लग गया है तो वो कमेंट करके बताओ। ऐसे अगर हम चला रहे हैं तो हमारे करंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, यही होगी, करंट भी हमारा इस डायरेक्शन में चलेगा। पॉजिटिव एंटिटी की जो डायरेक्शन होती है वही हमारे करंट की डायरेक्शन होती है। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, मान लो अगर मैं नेगेटिव चार्ज को चला दूँ, इलेक्ट्रॉन मैंने चला दिया, ऐसे चला रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन को, तो हमारे करंट की जो डायरेक्शन बनेगी बेटा, वो फिर क्या बनेगी, ऑपोजिट बनेगी। इस बॉक्स को नोट कर लेना, ये चीज़ क्वेश्चन तो अभी हम कर लेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव एंटिटी जिस साइड मूव करेगी, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस सेम। पॉजिटिव एंटिटी, कोई एंटिटी पॉजिटिव एंटिटी है, आयन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मींस पॉजिटिव चार्ज आपका मूव कर रहा है, ठीक है। तो इससे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, सेम एज दैट ऑफ एंटिटी। जिस साइड आपका चार्ज चल रहा है उसी साइड होगी। अगर आपकी कोई नेगेटिव एंटिटी है, कोई नेगेटिव आयन हुआ, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन हुआ, तो उससे क्या होगी, ऑपोजिट होगी, ऑपोजिट टू दैट ऑफ एंटिटी। तो पीछे वाले डायग्राम में मैंने आपको ये बता दिया। अब हमने क्या करा है कि एक प्रोटॉन को मूव कराया है। अब यहाँ पे एक प्रोटॉन चल रहा है, तो अब एक फोर्स भी लगेगा, है ना। अब वो फोर्स जो लगेगा, अब फोर्स आप निकाल सकते हो किस डायरेक्शन में आपका लगेगा, ये एक्स में है, ये वाई में है, तो फोर्स आपका ऑपोजिट जेड में आपका लगेगा। कौन सा रूल लगाना है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम क्या लगा लेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। तो फोर्स जब किसी पार्टिकल पे लगता है, जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो, ठीक है, तो उससे क्या चेंज होता है, उससे उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, ठीक है। वेलोसिटी, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है। मान लो पहले से ज़्यादा तेज चलने लग जाए कोई चीज़, और वेलोसिटी चेंज होगी, तो यहाँ पे देखो स्पीड चेंज होगी नहीं, वेलोसिटी, वेलोसिटी किस डायरेक्शन, किस कारण चेंज हो सकती है भैया, ये ऊपर जा रहा था, ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि जिस साइड फोर्स लगेगा, पार्टिकल उस डायरेक्शन में जाएगा, तो डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होती है बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या होती है,
एक मिनट, इसको सही से लिखेंगे, बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा, ध्यान रखना। तो वेक्टर क्वांटिटी की अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो क्वांटिटी भी चेंज होती है। स्पीड चेंज नहीं हो रही। अब मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा या नहीं होगा ये भी हम देख लेते हैं। मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम को हम P से लिखते हैं। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। और मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो भैया अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी तो चेंज होगा। अगर वेलोसिटी चेंज होगी मोमेंटम भी आपका चेंज होगा। तो मीन्स हमारा आंसर क्या आ गया, सी एंड डी, कि वेलोसिटी भी चेंज होगी और मोमेंटम भी चेंज होगा। तो ये लिखा हुआ इसका आंसर। When a proton enters magnetic field, it experiences a magnetic force due to which its path changes. पाथ का मतलब है उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। पाथ चेंज होने का मतलब क्या है, डायरेक्शन उसकी चेंज होगी। आप पहले किसी और रास्ते पे जा रहे थे, अब किसी और रास्ते पे जा रहे हो, तो डायरेक्शन चेंज हो गई। डायरेक्शन के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो गई। वेलोसिटी के चेंज होने से आपका मोमेंटम भी चेंज हो गया। ठीक है, तो आंसर मिल गया आपको। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका यही है, इस पर स्टार मार्क कर लेते हैं, कि करंट की डायरेक्शन कई बार वो पेपर में पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज को फेंकते हैं, तो वहाँ से सिर्फ बच्चे को करंट की डायरेक्शन देखनी होती है, बाकी तो आप लेफ्ट हैंड रूल तो लगा ही लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, फोर्स के ऊपर ही है। एक्टिविटी 12.7, ये रही हमारी एक्टिविटी 12.7। How do you think the displacement of road AB will be affected if the current in the AB is increased? करंट इंक्रीज हो जाए तो उसकी डिस्प्लेसमेंट पे क्या। अब देखो ये जो AB एक रोड है, इसको जब आपने फ्रीली सस्पेंड कराया है और यू शेप का ये मैग्नेट रखा हुआ है। अब यू शेप का रीज़न भी आपको पता है ना। तो फिर ये यू शेप के मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, इसमें से करंट पास हो रहा है। करंट कैरिंग कंडक्टर को आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो उसके ऊपर क्या लगना है, फोर्स तो लगना ही है। अब फोर्स के लगने से इसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई। ठीक है, ये चीज़ हिलेगी, हिलने का मतलब उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई है। अब वो जो डिस्प्लेसमेंट है उस पर कैसे इफेक्ट पड़ेगा अगर हम करंट को बढ़ा दें, है ना। अब देखो डिस्प्लेसमेंट किसके कारण हो रही है, फोर्स के कारण हो रही है। अगर फोर्स में चेंज आएगा वैसे ही डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा। क्लियर है बेटा। मीन्स देखो क्लास 9th का थोड़ा सा मैं याद करा देता हूँ। ये बॉडी यहाँ पे थी, आपने इस डायरेक्शन में इस पे क्या करा, फोर्स लगाया, इसको बॉक्स को आप खींच के यहाँ पे ले आए, तो ये इसकी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, इतना इसने बॉडी ने क्या करा, डिस्प्लेस करा। तो अब इसकी डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करेगी, ये फोर्स पे तो डिपेंड करेगी। तो पहली कंडीशन क्या गिवन है कि हम अगर ए बी रोड में करंट बढ़ा दें तो डिस्प्लेसमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फोर्स पे देख लेते हैं हम क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वही इफेक्ट डिस्प्लेसमेंट पे होगा। अगर एक स्ट्रोंगर हॉर्स शू मैग्नेट यहाँ पे लगा दें तो क्या होगा, लेंथ ऑफ रोड ए बी को इंक्रीज कर दें तो क्या होगा। तो इसके लिए मैंने थ्योरी में आपको एक फॉर्मूला दिया था कि F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। अब किस बच्चे को याद है, ठीक है, किस बच्चे को ये फॉर्मूला याद है वो देखो। F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। F यहाँ पे फोर्स है, B यहाँ पे सॉरी, B यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड, I है यहाँ पे करंट। अब जिस बच्चे ने नहीं देखा हुआ तो यहीं पे समझ लेना भाई, L है यहाँ पे लेंथ ऑफ कंडक्टर या लेंथ ऑफ वायर। देखो अब इतना तो पता चल ही रहा है, एंगल क्या है उसका छोड़ दो अभी, एंगल का अगर आपको देखना है तो लेक्चर देखना। फोर्स इन सब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। करंट बढ़ा दोगे तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। और लेंथ बढ़ाओगे तब भी फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो यही चीज़ पूछी हुई है, पहले में करंट बढ़ा दें अगर ए बी में
तो भैया अगर आप करंट बढ़ा देते हो, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में अगर आप करंट इंक्रीज़ करते हो तो फोर्स इंक्रीज़ होगा, फोर्स इंक्रीज़ होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगी, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगी। दूसरा क्या कह रहे हैं, एक स्ट्रोंगर हॉर्स शू मैग्नेट, एक स्ट्रोंगर हॉर्स शू मैग्नेट अगर आप ले आओ, स्ट्रोंगर हॉर्स शू मैग्नेट ला के आप कौन सा फैक्टर चेंज कर रहे हो, है भाई, बताओ जल्दी से। स्ट्रोंगर हॉर्स शू मैग्नेट से हम चेंज क्या कर रहे हैं ऊपर वाले फॉर्मूले में, यस, मैग्नेटिक फील्ड को, मीन्स अब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आप दे रहे हो। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो भी फोर्स क्या होगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट फिर बढ़ेगी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ जाएगी। तीसरा पार्ट क्या कह रहे हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर अगर तुम बढ़ा दो, लेंथ ऑफ वायर ए बी अगर हम बढ़ाते हैं तो लेंथ इंक्रीज़ करने से भी फोर्स इंक्रीज़ हो रहा है, फोर्स इंक्रीज़ हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट फिर से क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए कहा था ये फॉर्मूला ध्यान रखना, कहीं इसके डेरिवेशन नहीं है, कहीं इस पर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, हाँ ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस पर ज़रूर आ सकते हैं। तो ये रहा आपका 12.7 एक्टिविटी का। तो यहाँ पे ये सब कुछ लिखा हुआ है, मैंने रीड नहीं किया। करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, फोर्स लगेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन करंट, करंट बढ़ाओगे इंक्रीज करेगा। लेंथ ऑफ कंडक्टर एज वेल एज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वही चीज़ें लिखी हुई हैं। इफ़ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द ए बी इंक्रीजेज सो इट्स डिस्प्लेसमेंट विल इंक्रीज। तो हमने तीनों पार्ट में वही किया है, ठीक है। करंट बढ़ाया तब भी डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, क्यों, फोर्स बढ़ गया। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई तब भी फोर्स बढ़ा तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ा। लेंथ बढ़ा दी तब भी फोर्स बढ़ा तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल। पहली बात तो ये अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, कमेंट करके बताना किसको पता है अल्फा पार्टिकल्स के बारे में। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल होते हैं बेटा हीलियम के 2+, He2+, हीलियम 2+ पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। बेसिकली बात करें हीलियम का न्यूक्लियस, ठीक है, हीलियम का न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम। क्लियर है। तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कैसा है, यहाँ से देखो चार्ज कैसा हुआ, ये पॉजिटिवली चार्ज हुए। अल्फा पार्टिकल के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। हालांकि इन्होंने क्वेश्चन में बोल ही दिया है पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल, आपको कई बार ये नहीं भी लिख के आए पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल, आपको सीधा ही बोल दें एन अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड वेस्ट, ठीक है, एक अल्फा पार्टिकल को आपने वेस्ट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जा तो ये वेस्ट में रहा था अल्फा पार्टिकल, ठीक है, जा तो ये कहाँ रहा था, वेस्ट में रहा था, लेकिन जैसे ये जा रहा था इस पर फोर्स लगने के कारण ये नॉर्थ में क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। मीन्स फोर्स की डायरेक्शन कहाँ ही, नॉर्थ में। फोर्स आपका कहाँ लग रहा है, नॉर्थ में लग रहा है। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, मैग्नेटिक फील्ड साउथ में होगी, ईस्ट में, डाउन या अपवर्ड, कैसे निकालेंगे, FBI के एजेंट बन जाओगे, है ना। मीन्स फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इस बार आपको गिवन क्या है, करंट की डायरेक्शन। अब देखो अल्फा पार्टिकल की जो डायरेक्शन होगी, अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो करंट की डायरेक्शन भी आपकी यही होगी। लास्ट क्वेश्चन में बताया था ना, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में बताया था, जो पॉजिटिव एंटिटी की जो डायरेक्शन होती है वही आपकी करंट की डायरेक्शन होती है। तो करंट इधर है, करंट वेस्ट में है, करंट को कर लो वेस्ट में, और किधर करोगे, फोर्स किधर करोगे, नॉर्थ में। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी बेटा, नहीं लग रहा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल ही तो लगाना है यार। अब लगा के देखो, लेफ्ट हैंड रूल करो, अपने हाथ को मत तोड़वा लेना सिर्फ। तो मैं आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। देखो करंट यहाँ पे है, फोर्स आपका नॉर्थ में है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी इस प्लेन से बाहर की तरफ आएगी, FBI, ठीक है।
FBI, तो वहाँ से आपको ये करना पड़ेगा। मैं डेमोन्स्ट्रेट नहीं करके दिखा सकता अनफॉर्चुनेटली, लेकिन लेफ्ट हैंड रूल आपको सिंपली लगाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट अप्लायंसेस। तो 2 सेफ्टी मेजर्स हम क्या लेते हैं भैया, आपका एक तो था फ्यूज़, ठीक है, और एक क्या करते थे, अर्थिंग। each circuit should be connected with a fuse because fuse prevent the excessive flow of current। बहुत ज़्यादा जब आपका करंट फ्लो कर जाता है तो फ्यूज़ वायर जो होती है वो मेल्ट करके ब्रेक कर जाती है, जिससे आपके आगे के अप्लाइंसेस में जितना करंट है, मतलब जो भी आपके अप्लाइंसेस चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, आगे सप्लाई ही नहीं जाएगी। तो जब बहुत ज़्यादा करंट आपकी वायर से फ्लो करता है तो हीटिंग के कारण ना आग लग सकती है। तो इसलिए अब वो आग वाली सिचुएशन तो डेंजरस है, तो उससे बचने के लिए क्या लगाया जाता है, फ्यूज़ लगाया जाता है। और दूसरी चीज़ अर्थिंग की जाती है। कई बार क्या होता है कि वायर वगैरह जो आपकी कट जाती है उसके कारण किसी मेटेलिक बॉडी पे, अप्लाइंसेस की बॉडी क्या होती है, मेटेलिक हो सकती है, उन पे चार्ज आ सकता है, ठीक है, चार्ज आ सकता है। तो चार्ज आ गया और आपने टच कर लिया, तब भी आपको क्या लगेगा, शॉक लगेगा। तो उस शॉक से प्रिवेंट करने के लिए भी क्या की जाती है, अर्थिंग की जाती है। तो अपने घर में पूछना भैया, क्या आपके घर पे जो वायरिंग हुई हुई है, आप पापा ने वायरिंग कराई हुई है, उस घर में आपने अर्थिंग भी कराई है या नहीं, ठीक है, अर्थिंग कराई हुई है या नहीं कराई हुई। तो ये 2 चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल है, इलेक्ट्रिक अवन है, 2 किलोवाट का पावर रेटिंग है, ऑपरेट किया है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पे, जहाँ पे 220 वोल्ट की वोल्टेज आ रही है और करंट की रेटिंग है उसकी 5 एम्पियर। व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट, क्या रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते हो। ये क्वेश्चन हमने PYQ में भी आया हुआ है, देखो NCERT से ही आया हुआ है, प्रैक्टिस सेशन में भी सोल्व किया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन ये लिखा हुआ है। तो हमारे पास क्या है, एक अवन है जिसकी पावर रेटिंग 2 किलोवाट है। 2 किलोवाट का मतलब 2000 वाट। ये क्या है, इसकी पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VI। और वोल्टेज कितनी आ रही है, 220 वोल्ट। तो हमने देखा 220 वोल्ट पे अगर आप 2 किलोवाट का अवन चलाते हो तो ये कितना करंट लेता है। यहाँ से हमने I की वैल्यू निकाली और I की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से करंट आया आपका P/V करके 2000 डिवाइडेड बाई 220 विच इज़ इक्वल टू 9.09। इतना एम्पियर आपका करंट ये कंज्यूम कर रहा है। बट आपने जिस सॉकेट में लगाया हुआ है उस सॉकेट में तो करंट आ रहा है 5 एम्पियर का, दैट हैज़ ए करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर। 5 एम्पियर का रेटिंग है, चाहिए इसको 9 एम्पियर। तो क्या ये चलेगा, नहीं चलेगा। आपने जिस सॉकेट में लगाई हुई है उस सॉकेट में अब 5 एम्पियर की कैपेसिटी है उसकी, आप उस सॉकेट से 9 एम्पियर का करंट विड्रॉ कर रहे हो, तो भैया उससे ज़्यादा करंट आ रहा है, वो हीट करेगी, मेल्ट करेगी और उसमें आग लग जाएगी। तो ये होगा, या फिर क्या होएगा, फ्यूज़ अगर आपका सही से काम कर रहा है तो फ्यूज़ क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और आपका करंट सप्लाई होना उस सॉकेट में बंद हो जाएगा। तो इसलिए अवन चलना भी बंद हो सकता है। तो ये 2 कंडीशन है और यहाँ पे हम सेकंड वाली कंडीशन लेके चलते हैं कि आपका फ्यूज़ सही से काम कर रहा है, ठीक है। अगर देखो फ्यूज़ सही से काम ही नहीं कर रहा तो आग लगेगी, मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए फ्यूज़ लगाया जाता है। तो यहाँ पे फ्यूज़ मेल्ट कर जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा, अवन स्टॉप्स वर्किंग, अवन आपका काम करना बंद कर देगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ओवरलोडिंग ना हो। अब ओवरलोडिंग से भी क्या लगती है, आग लगती है। तो ओवरलोडिंग कब होती है, देखो लास्ट लेक्चर में बताया था, एक ही सॉकेट में बहुत सारे प्लग आप लगा दो, है ना, आपने एक ही सॉकेट में बहुत सारे प्लग्स लगा दिए, ठीक है। अवॉइडिंग यूजिंग टू मैनी अप्लाइंसेज एट द सेम टाइम शुड बी अवॉइडेड, मीन्स ये क्या कह रहे हैं। तो लेक्चर आपने लगाया था तो वहाँ पे मैंने बोला था, अगर आपके हैवी ड्यूटी अप्लाइंसेज हैं, मीन्स जैसे आपका AC हो गया, गीज़र हो गया सर्दियों में, हीटर हो गया, गीज़र हो गए, तो ये सब चीज़ें मल्टीपल ऐसी पावर सॉकेट्स में आप रन कर दोगे तो वहाँ पे करंट ना एकदम ज़्यादा आएगा। करंट क्या आएगा, वायर में ज़्यादा फ्लो करना स्टार्ट होगा और उसके कारण ओवरलोडिंग भी हो सकती है। ओवरलोडिंग से भी आपकी आग लग सकती है। और तीसरी चीज़ क्या है, फॉल्टी अप्लाइंसेस को तो यूज़ करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। जो आप तारे अपने आप ही जोड़ के यूज़ कर लेते हो कई बार, फिर वो पटाखे मार जाते हैं, तो वो चीज़ भी नहीं करनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर।
एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की कौन सी बात सही है? द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू वायर। एक वायर में जब करंट चलेगा तो फील्ड कैसी बनती है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला हमारा ऑप्शन है डी। पैरेलल नहीं होती फील्ड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वायर, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, अराउंड होती है उसके, और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स उसमें बनते हैं। तो लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपके बनेंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट रिड्यूसेस, नहीं, डज नॉट चेंज, नहीं, इंक्रीजेज हैवीली, बहुत ज़्यादा हो जाता है शॉर्ट सर्किट में। और शॉर्ट सर्किट होता कैसे है? जब आपकी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर टच कर जाएंगी, ठीक है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, जब आपकी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर टच कर जाएंगी तब क्या होएगा? शॉर्ट सर्किट होएगा। ठीक, तो आंसर आप, अच्छा मेरे को ये बताओ, आंसर आपको इजी भी लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं? जिसने पहले की है, चलो कई बच्चे ना एनसीईआरटी रट भी लेते हैं, जिसने रट लिया है एक अलग बात है। अब जिसने लेक्चर लगा के, जिसने सारे लेक्चर्स देखे हैं मैग्नेटिक फील्ड के, जो 5 लेक्चर आए हैं वो देखें और उसके बाद ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो बताओ चैप्टर कितना ईजी लग रहा है? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना यार। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए लॉन्ग कोयल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ये तो क्या है? ट्रू है। अब कोयल वाला एपिसोड जाके देख लो, एपिसोड कह रहा हूँ, लेक्चर जाके देख लो, तो उसमें आपको दिख जाएगा। अ वायर विद अ ग्रीन इंसुलेशन इज़ यूजली द लाइव वायर। नहीं, ग्रीन इंसुलेशन के साथ क्या होती है? ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। ग्रीन इंसुलेशन होती है तो वो अर्थ वायर होती है। ग्रीन इंसुलेशन किसकी होती है? अर्थ वायर की आपकी जनरली ग्रीन इंसुलेशन की जाती है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 2 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। भैया 2 मेथड बता दो। सोलेनॉइड यूज़ कर लो यार, उससे भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, या बार मैग्नेट ले आओ, उससे भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हो आप। तो यही है, बाय यूजिंग ए करंट कैरिंग कंडक्टर। हाँ, करंट कैरिंग, एक वायर में से करंट पास करा दो तब भी आपकी निकल जाएगी, सोलेनॉइड ले आओ तब भी आपकी निकल जाएगी, बार मैग्नेट ले आओ तब भी आपकी, तो प्रोड्यूस तो कर ही सकते हो, बार मैग्नेट तो प्रोड्यूस करेगा ही। चलो नेक्स्ट, व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज लार्जेस्ट। ओके, अब यहाँ पे फिर से वो फॉर्मूला ही काम आएगा, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला? F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। तो देखो, फोर्स कब मैक्सिमम होगा? व्हेन साइन थीटा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। साइन थीटा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। और साइन थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। और 1 कब हो सकती है? जब आपका थीटा कितना हो? 90 डिग्री। मतलब जब आप किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे रखते हो, मीन्स आपकी वायर और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल बने, तब आपका क्या होगा? फोर्स मैक्सिमम होगा। 90 डिग्री का हो, या इसे कौन सी कंडीशन बोलोगे? परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड के जब आप परपेंडिकुलर इसको रखते हो, जैसे ये अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड है तो आपको कंडक्टर कैसे रखना पड़ेगा? वायर ऐसे रखो आप, क्लियर? वायर में करंट ऐसे जा रहा है तो ये एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री का हुआ, तब जाके फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तब जाके फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मीन्स जब आपकी परपेंडिकुलर रखा होगा, कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा होगा, तब आपका क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्लियर है? तो देखो, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इज लार्जेस्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रखोगे तब वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो ये लो, इसका रीज़न ये था, ठीक है। परपेंडिकुलर कहाँ से पता लगा हमें? इस फॉर्मूले से पता चल जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विद अ बैक टू 1 वॉल। ठीक है भैया, एक चैम्बर है और आप यहाँ पे बैठे हुए हो, दीवार
ऐसे बैठे हो आप, ठीक है, आंखें आपकी ऐसे हैं। एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द बैक वॉल टुवर्ड द फ्रंट वॉल। इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बीम ऐसे है। इज डिफ्लेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट। अब ऐसे अगर आप बैठे हुए हो तो आपका राइट इधर है, तो फोर्स मतलब इस डायरेक्शन में लगा है, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो भैया फोर्स की डायरेक्शन ये आ गई। आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, अगेन आपको करंट की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। अब ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे होगी। नेगेटिव एंटिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट क्या करेगा? फ्लो करेगा। अगर इसको थोड़ा सा बड़ा बनाएं तो अगर आप इधर बैठे हुए थे और आपके पीछे वाली वॉल से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चल रहे हैं, तो करंट इधर जाएगा, ठीक है, करंट इधर जाएगा। और आपके राइट साइड में, राइट साइड ये बनेगी, बैठ के देख लो यार, राइट साइड ये बनेगी। इधर आपका क्या हो गया? ऐसे जाते जाते ये ऐसे मुड़ गए ना, मतलब ये ऐसे जा रहे थे सीधा और ये ऐसे मुड़ गए, तो फोर्स इन पे इधर लगा होगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में तो क्या होगी? इनकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो फोर्स की डायरेक्शन आ गई, आपकी करंट की डायरेक्शन भी आ गई, तो आप क्या निकाल सकते हो? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हो यूजिंग लेफ्ट हैंड रूल, यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मीन्स FBI एजेंट बन जाओ। क्लियर है? तो यहाँ पे अगेन मैं डेमोन्स्ट्रेट नहीं करके दिखा सकता, ऑन कैमरा नहीं है, तो FBI एजेंट आप बनो और अपना आंसर निकाल लो। सॉल्यूशन यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, डायरेक्शन ही निकालनी है, तो डायरेक्शन आई हुई है डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे? राइट हैंड रूल से, थंब रूल से। फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ परपेंडिकुलर टू इट। फोर्स निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? फोर्स निकालने के लिए हमारे पास कौन सा रूल है? पीछे लगाया है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एंड द करंट इंड्यूस्ड इन द कोयल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन मैग्नेटिक फील्ड। कोयल में करंट निकालना है तब भी आप क्या करोगे? राइट हैंड रूल से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लिखा है, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, आप पुरानी साइट से क्वेश्चन उठा लिया है, तो ये दोनों आप कर सकते हो, ठीक है। और वैसे तो कोयल में क्या करना है आपको? राइट हैंड रूल का यूज़ करना है, थंब रूल यूज़ कर लो। अच्छा, करंट इंड्यूस्ड करंट का है, ये काट देना, ठीक है। इंडक्शन आपके उसमें नहीं है, ये पुरानी बुक से आई गेस ना उठा लिया हो। इंडक्शन तो हमने पढ़ा ही नहीं, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हमने नहीं पढ़ा है। क्लियर? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर? इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब आपकी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर टच कर जाती हैं, ये दोनों क्या आ जाएं? कांटेक्ट में आ जाएं। और कांटेक्ट में भी कब आएँ? ऐसा नहीं है आप लाइव इंसुलेटेड लाइव वायर को और इंसुलेटेड न्यूट्रल वायर को आप टच करा दो और इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। मीन्स जब आपकी वायर छिल गई हैं, टोन हो गई हैं, है ना, ख़राब होके उनकी ऊपर की कोटिंग हट गई है, ठीक है, अंदर से कॉपर की वायर निकल के आई है, तब आप उनको टच करा दो तो आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। कभी इंसुलेटेड को कराओ और सर को बोलो कि यहाँ पे कमेंट करने लग जाओ कि गलत है, हमारे घर में तो शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, कराना भी नहीं है, कोशिश भी मत करना। तो जब आपकी लाइव वायर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद न्यूट्रल वायर, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर? अर्थिंग का क्या काम होता है? अर्थिंग का काम अभी हमने डिस्कस कर भी लिया है। अर्थिंग का क्या काम होता है? एक्सेस करंट को ग्राउंड में ट्रांसफ़र कर देती है ना। मेटेलिक बॉडी पे अगर कोई आपका करंट आ जाता है ड्यू टू सम लीकेज ऑफ करंट, तो उसके कारण आपको शॉक लग सकता है। बट अगर आपके घर में अर्थिंग हुई है तो वो क्या करेगी? उस एक्सेस करंट को, मेटेलिक बॉडी पे जो करंट आया है उसको ट्रांसफ़र कर देगी ग्राउंड पे, और आप इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हो, ठीक है। तो ये होता है काम अर्थिंग का। तो ये आपकी पूरी NCERT कवर हो गई है।
ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि अगर किसी बच्चे ने ये पांचों लेक्चर लगाए थे और उसके बाद इन क्वेश्चंस में उसको दिक्कत नहीं आई। क्लियर? तो बताओ। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कर दो यार ज़्यादा से ज़्यादा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करो। और इसी तरह से कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।